आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे आप सुनकर सोशल मीडिया या वर्चुअल प्लेटफॉर्म जैसी जगहों से दूरी बना लेंगे। यह घटना इतनी ही दर्दनाक थी कि उस वक्त पूरे देश के लोग एकजुट होकर न्याय की मांग करने लगे। सारे लोग उस देश में फिर से फांसी की सज़ा को लागू करने की मांग तक कर बैठते हैं, क्योंकि उस देश से फांसी की सज़ा को हटा दिया गया था। क्या थी वो घटना, चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी कहानी आप तक लाने में प्रोत्साहन मिले। पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनें, तभी यह समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। फिलीपींस का एक शहर है लापू लापू सेबू। यह शहर बहुत ही विकसित होता जा रहा था। यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह शहर कैसा होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत उसी लापू लापू सेबू शहर के मैकटाउन में एक ऐसी जगह थी जो आज भी विकास की राह देख रही थी। उस लापू लापू मैकटाउन में 16 साल की क्रिस्टीन ली सिलावन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रह रही थी। मिडिल क्लास होते हुए भी इनके माता पिता अपनी बेटी क्रिस्टीन को भरण पोषण के साथ साथ अच्छी शिक्षा दे रहे थे। इधर क्रिस्टीन की स्कूली शिक्षा बहुत जल्द पूरी होने वाली थी और उसने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान कर रखे थे कि कौन सा कॉलेज जाना है और आगे चलकर क्या क्या करना है इत्यादि। इन सब के अलावा वो क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। हर संडे वह शाम को 4 बजे चर्च जाया करती थी और वहाँ पर साफ सफाई और सेवकाई इत्यादि किया करती थी। फिर प्रेयर करके वापस अपने घर आ जाया करती थी। 10 मार्च 2019 का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे और रविवार का दिन भी था। क्रिस्टीन की माँ क्रिस्टीन को साथ लेकर बगल के बाजार से घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए जाती है। खरीदारी करके दोनों वापस लौट जाते हैं। माँ दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगती है। वहीं क्रिस्टीन अपने मोबाइल में अपनी पसंद की सीरियल देखने लग जाती है, जिसे वह पिछले दिनों नहीं देख सकी थी। दोपहर में खाने का समय हो जाता है। क्रिस्टीन खाना खाकर फिर से मोबाइल लेकर वीडियोस देखने लग जाती है। शाम का समय होने को चला था। घड़ी में इस वक्त 3:45 हो रहे थे। क्रिस्टीन अपनी माँ से कहती है कि वो चर्च जा रही है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, पर टाइम से घर वापस आ जाना। घर के पास ही कुछ दूरी पर चर्च था, इसलिए क्रिस्टीन जल्दी जल्दी चर्च चली जाती है। वो वहाँ वॉलंटियर का काम भी करती थी। इधर क्रिस्टीन की माँ शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती है। एक्चुअल में क्रिस्टीन के पिता जल्द आने वाले थे। खाना बनाते बनाते तकरीबन 7 बज गए थे। क्रिस्टीन अब तक घर वापस लौट जाया करती थी, लेकिन वह अब तक नहीं लौटी थी। उसकी माँ को काफ़ी चिंता हो रही थी। क्रिस्टीन पहले कभी भी ऐसा नहीं की थी। 7:30 बजे उसके पिता भी घर आ जाते हैं। क्रिस्टीन की माँ उसके पिता से कहती है कि वह अभी तक नहीं आई है। इस पर पिता कुछ देर और इंतजार करने को कहते हैं। 8 बज रहे थे। अब उसके माता पिता को ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब चूंकि काफ़ी देर हो चुका था, दोनों घर से निकलकर अगल बगल पास पड़ोस में क्रिस्टीन को ढूंढने लगते हैं। जो भी क्रिस्टीन को जानने वाले मिलते उनसे उसके बारे में पूछते। उस गांव के जो लोग भी क्रिस्टीन के करीब थे, वे भी क्रिस्टीन के माता पिता के साथ उसे ढूंढने लगते हैं। सभी लोग पूरे इलाके में जहां भी क्रिस्टीन के होने की संभावना थी ढूंढते रहते हैं। फिर थक हार कर 9 बजे के करीब पास के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखाने चले जाते हैं। पुलिस भी एक जवान लड़की की गुमशुदगी पर ढेर सारे सवाल करने लगी। और तो और क्रिस्टीन के माता पिता के साथ भी वही हुआ, जैसे कि एक गरीब की फरियाद कोई जल्दी नहीं सुनता है। आखिर पुलिस मामला दर्ज करती है और उन लोगों के साथ क्रिस्टीन को सर्च करने के लिए आती है। अब यहाँ पर भी देखिए, पुलिस वाले उन्हीं जगहों में क्रिस्टीन को तलाशती है जहाँ पहले से गांव वाले उसे ढूंढ चुके थे। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। इधर
क्रिस्टीन के माता पिता भी घर लौटकर क्रिस्टीन का इंतजार करने लगते हैं। 11 मार्च की सुबह पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। पुलिस वालों ने जब कॉल उठाई तो दूसरे तरफ एक किसान था। वह किसान उसी गांव में रहता था। उसने पुलिस को बतलाया कि जैसे ही वह सुबह सुबह अपने खेत की ओर जा रहा था कि तभी एक खाली मैदान में उसे किसी की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। आप आकर देख लें। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ उस मैदान के पास जाती है। इधर पुलिस वाले क्रिस्टीन के माता पिता को भी उस जगह पर बुलाते हैं। यह बात तुरंत ही पूरे गांव में फैल जाती है और लोकल लोग भी उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। पुलिस क्रिस्टीन के माता पिता को शिनाख्त करने बोलती है। वे लोग जाकर उस लाश को देखते हैं पर ठीक से पहचान नहीं पाते। इतनी ही बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया था कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। सभी लोग देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। शरीर पर एक जींस पैंट के अलावा कुछ भी कपड़े नहीं थे। सारा शरीर खून से लथपथ था। जींस भी घुटनों तक उतरी हुई थी। चेहरे को देखने से कोई भी उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसका आधा चेहरा किसी धारदार हथियार से बहुत ही सटीकता से पिज्जा के स्लाइस की तरह काट दिया गया था। पुलिस वालों को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर आसपास के कुछ कपड़ों और जींस को देखकर क्रिस्टीन की लाश होने की पुष्टि होती है। उसके माता पिता भी सकते में आ गए कि आखिर कोई भी व्यक्ति इतनी बुरी तरह से उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। कल तक अपने फ्यूचर के लिए उत्साहित क्रिस्टीन की आखिर किसके साथ दुश्मनी थी कि वो उसकी बेटी का यह हाल कर दिया। पुलिस एम्बुलेंस बुलाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहां मौजूद लोगों में लाश की हालत देखने के बाद गुस्सा फूट पड़ा था। ये तो कुछ भी नहीं था। असली गुस्सा तो अब फूटने वाला था। जी हां, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें लिखा था कि न केवल उसके चेहरे को तेज हथियार से सटीकता से काटा गया था बल्कि उसके दिमाग में ढेर सारा एसिड भी डाला गया था जिससे उसका सारा दिमाग जल चुका था और उसका जबड़ा भी पूरी तरह से एसिड के चपेट में आ गया था। इतना होने के बावजूद कातिल रुका नहीं। उसने गले को भी काटकर उसके अंदर से सारे अंग निकाल लिए थे। जैसे ही यह बात लोगों को पता चली, लोगों का गुस्सा जो अब तक दबा हुआ था एकदम से बाहर आ गया। लोग बस यही कह रहे थे कि कोई इतना बेदर्दी कैसे हो सकता है। इधर पुलिस ने अपने ऑफिशियल बयान जारी कर बलात्कार नहीं होने की पुष्टि की। उसने 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होने की बात कही। एक तो किसी ने बलि वगैरह देने के लिए यानी कि किसी रिचुअल के लिए, तंत्र मंत्र के लिए ऐसा किया होगा, या फिर हत्यारे ने बहुत अधिक नशा का सेवन कर इस घटना को अंजाम दिया होगा। अब तक मीडिया के अंदर यह बात पहुंच चुकी थी। पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा था। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है जो इस तरह का कांड कर गया। बेकाबू हो चुके प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि हत्यारे को फांसी दी जाए और 16 साल की क्रिस्टीन ली सिलावन को इंसाफ दिलाया जाए। प्रशासन को इन प्रदर्शनकारियों पर काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सरकार को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। पुलिस ने इस केस को आगे बढ़ाने में और कातिल को पकड़ने में मदद करने वाले को 2 मिलियन फिलीपींस करेंसी देने की घोषणा की। लेकिन यहाँ भी पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ा। 2 मिलियन के लालच में लोग कातिल को देखने या फिर उनके पास होने इत्यादि जानकारी के साथ पुलिस के पास आने लगे। जांच की धीमी गति को देखकर लोगों में आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NBI को
इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंप दिया। एनबीआई ने जैसे ही केस को संभाला, इसकी बहुत ही सीरियसली से जांच शुरू की। एनबीआई सबसे पहले उस चर्च में गई और वहाँ के लोग रजिस्टर को देखा, यह जानने के लिए कि वाकई क्रिस्टीन उस दिन चर्च आई थी या नहीं। लोग रजिस्टर में क्रिस्टीन के आने और जाने का टाइम भी लिखा था। वह लगभग 6:15 बजे चर्च से निकली थी। वह आज जल्दी निकली थी, उसे तो 7 बजे के करीब निकलना था। जब एनबीआई ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, तब उन्हें एक फुटेज में क्रिस्टीन को एक रास्ते में चलते हुए दिखाई दी। वह अकेले नहीं थी, उसके साथ में एक व्यक्ति भी चल रहा था। चूंकि उनका यह पीछे की ओर से लिया गया फुटेज था, इसलिए क्रिस्टीन के साथ चलने वाले को पहचाना नहीं जा सका। बदकिस्मती से बेचारी क्रिस्टीन को इसी सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार जिंदा देखा गया था। पुलिस अब पिछले केसेस को खंगाल रही थी। पुलिस को ऐसी ही घटना को अंजाम देने वाले का नाम पता चला। वो था जोनस मार्टल पुयोनो। उसने दनाव सिटी में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। पुलिस उसको उठाती है और पूछताछ करती है। जोनास कहता है कि वो 10 मार्च को पूरे दिन अपने काम पर था। आप चाहे तो मेरे मालिक से पूछ सकते हैं। उसके मालिक ने भी पूरे दिन उसके साथ रहने और रात में भी साथ होने की बात कही। ऐसे में पुलिस वालों को जोनास को छोड़ना पड़ा। अब पुलिस क्रिस्टीन के माता पिता से उसके बारे में पूछताछ करती है। उसका हिस्ट्री क्या था, वो किन लोगों से मिलना जुलना पसंद करती थी। उसकी मां ने पुलिस को बतलाया कि वो दिन भर घर में रहकर मोबाइल वगैरह देखा करती और पढ़ाई किया करती थी। पुलिस अब क्रिस्टीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही थी, साथ ही साथ उनके मोबाइल के डिटेल्स को भी जांच कर रही थी। जांच के दौरान एक नंबर पर पुलिस वालों की नज़र पड़ी। वो नंबर था जॉन का। जी हाँ, ये जॉन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ हाल ही में क्रिस्टीन का ब्रेकअप हुआ था। पुलिस वालों की तो बाछें खिल गई। जॉन के पास हत्या करने के कारण थे और वह था हाल ही में क्रिस्टीन से ब्रेकअप होना। पुलिस उसे उठाकर पूछताछ करती है, बट वह बार बार यही कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी पुलिस उसके ऊपर मर्डर का चार्ज फ्रेम कर देती है। उसे कोर्ट में पेश भी किया जाता है। कोर्ट में जॉन के माता पिता कहते हैं कि वो अपने बेटे की बेगुनाही के लिए कम से कम 9 लोगों को पेश कर सकते हैं, जिन्होंने मर्डर वाली शाम जॉन को अपने आसपास देखी होगी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होने के कारण जॉन को भी छोड़ना पड़ जाता है। पुलिस पर अब और प्रेशर बन गया था। जांच एजेंसी की नाकामयाबी को मीडिया प्रमुखता से लोगों के बीच ला रही थी। इधर लोगों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 22-23 दिन गुजर चुके थे। 2 अप्रैल को एक बार फिर से क्रिस्टीन की बॉडी को कब्र से निकालकर सेकेंड ऑटोप्सी की गई। इस बार जो रिपोर्ट आया उसने लोगों के बीच में गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। इस बार रिपोर्ट में क्रिस्टीन से बार बार रेप होने की जानकारी थी। लोग सड़कों में आकर पुलिस वालों के खिलाफ हो गए थे। अब आगजनी जैसी घटनाएं भी होने लगी। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने से डरने लगे। उन्हें डर था कि कहीं भीड़ उसे ही ना निपटा दे। अब जरा सोच के देखिए कि बेचारी क्रिस्टीन के साथ न केवल रेप हुआ था, बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट में धारदार हथियार भी बार बार डाले गए थे, जिससे उसका इंटरनल ऑर्गन अंदर ही कट गए थे। ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। यह सब तभी हुआ जब क्रिस्टीन जिंदा थी। उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह भी थी कि उसके जिंदा रहते हुए ही उसके चेहरे को छीला गया और उसमें एसिड भरा गया था। अब तक हत्यारा पुलिस से काफ़ी दूर था। ठीक उसी वक्त उस लापू लापू शहर में एक घटना घटती है।
21 अप्रैल के दिन उसी लापू लापू शहर के एक दुकान में चोरी होती है। चोर दुकान से सामान लेकर भाग रहा होता है कि पीछे से दुकानदार शोर मचाते हुए चोर का पीछा करता है। आसपास के लोग मिलकर उस चोर को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। दूसरे दिन यानी 22 अप्रैल को वह चोर, जिसका नाम रेनाटो था, पुलिस वालों को जो बतलाता है उससे पुलिस वाले और जो लोग भी वहाँ मौजूद थे सभी के सभी हिल जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर पुलिस वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे। आखिर क्या था मामला, जानने के लिए थोड़ा पीछे के समय में जाना होगा। फरवरी 2019 में जब जॉन के साथ क्रिस्टीन का ब्रेकअप हुआ तब वह अपने को बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। ठीक उसी वक्त फरवरी के मिड में क्रिस्टीन अपनी फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था सीजे डयाज वांट्स टू सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही क्रिस्टीन ने उस प्रोफाइल को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे वह चटपटा लड़का पसंद आ गया। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, दिन रात चैट का सिलसिला शुरू हो गया। वे दोनों एक दूसरे को अपनी फोटोज भेजने लगे। इधर क्रिस्टीन, जिसकी कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुई थी, सब कुछ भूलकर एक नए रिलेशनशिप में आ गई थी। वे दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि अब जल्दी से एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे और उन लोगों ने 10 मार्च को चर्च के बाहर मिलने का प्लान बना लिए। 10 मार्च को 4 बजे क्रिस्टीन चर्च पहुंचकर अपने सारे सेवकाई के काम को करती है और फिर 6:15 बजे के करीब रजिस्टर में एंट्री करके बाहर निकल जाती है। वो अब अपने मोबाइल से सीजे डयाज को मैसेज करती है कि वो चर्च के बाहर है। इस पर उधर से भी रिप्लाई आता है कि मैं भी बाहर खड़ा हूँ। क्रिस्टीन इधर उधर देखने लगती है कि तभी एक 43 साल का व्यक्ति उसकी ओर हाथ हिलाता हुआ बढ़ा चला आ रहा होता है। पास आकर वो क्रिस्टीन की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो, मैं हूँ सीजे डयाज। क्रिस्टीन यह सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि मैं जिस सीजे डयाज को फेसबुक के जरिए जानती हूँ वो तो 23-24 साल का एक बंदा है और तुम तो एक अधेड़ उम्र के आदमी हो। इस पर दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है। क्रिस्टीन अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। यही चलने वाली फुटेज पुलिस को मिली थी। ये रेनाटो ही था जो सीजे डयाज के नाम से फेक आईडी बनाकर क्रिस्टीन से दोस्ती करके चैट कर रहा था। रेनाटो बार बार क्रिस्टीन से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था। वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा था पर वह नहीं मान रही थी। उस वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था और रेनाटो उस समय काफ़ी नशा करके आया था, इसलिए उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह क्रिस्टीन से डील करे। वह क्रिस्टीन के हाथ को पकड़कर पास के एक गली से होते हुए उसी खाली पड़े मैदान की ओर ले जाता है। वह क्रिस्टीन के साथ पहले तो रेप करता है, फिर अपने साथ लाए हुए चाकू से उसके ऊपर 20 से अधिक बार वार भी करता है। बेचारी क्रिस्टीन के इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग आने लगती है। इतने में भी वह नहीं रुकता है। वह किसी प्रकार पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पिज्ज़ा स्लाइस की तरह छील देता है। अब भी वह संतुष्ट नहीं होता है और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपने घर लौट जाता है और खून से सने कपड़े उतार कर पास के दुकान से एसिड खरीद लाता है और फिर से उसी जगह पहुंचकर क्रिस्टीन के सिर को बेरहमी से खोलकर उसमें एसिड भर देता है ताकि किसी भी तरह से उसकी पहचान नहीं की जा सके। यह सब उसने क्रिस्टीन के जिंदा रहते हुए ही किया। कितना ही दर्दनाक सीन था। बेचारी क्रिस्टीन के ऊपर ना जाने क्या क्या बीत रही थी। पुलिस रेनाटो के इस बयान के बाद उस पर क्रिस्टीन ली सिलावन के मर्डर का चार्ज फ्रेम करती है और खून से सने कपड़े के साथ कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लोगों ने सरकार से रेनाटो को
फांसी की सज़ा देने की गुहार लगाई। अभी केस की ट्रायल चल ही रही थी कि 25 मई 2019 को सुबह सुबह जब पुलिस वाले एक एक सेल को चेक कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रेनाटो अपने सेल में मरा पड़ा है। पुलिस ने आधिकारिक रूप से सामने आकर उसकी मृत्यु का बयान जारी किया। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल हो गया कि रेनाटो ने अपने आप को मार डाला था या फिर आप खुद समझदार हैं। 16 साल की क्रिस्टीन, जिसके सामने पूरा फ्यूचर पड़ा था, एक छोटी सी चूक ने उस मासूम की जिंदगी छीन ली। आज सोशल मीडिया में चूक के कारण बहुत सारे अपराध या घटना घट रही है। सतर्क रहें, बी अलर्ट।